ये आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक वीडियो क्लास में समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है या कोई चीज़ जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाई है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब तुम मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हो क्लियरली, और वो टॉपिक मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। क्लास अकाउंट सेकंड बुक के बाद अब स्टार्ट होगी थर्ड बुक, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर के अंदर इस बुक के अंदर तुम्हारे गिने चुने ही चैप्टर हैं। पहले मैं थोड़ा सा रफ आइडिया बता देता हूँ इस बुक के बारे में, जिससे तुम्हें इस बुक को टेक्निकली करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बुक कंप्लीट 40 मार्क्स की है, 40 नंबर की ये बुक है। 40 नंबर में से तुम्हारे 20 नंबर तो पेपर में आएंगे, मतलब 20 मार्क्स का किस में पूछा जाएगा, तुम्हारे एग्जाम में, और 20 मार्क्स का पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर, मतलब 20 नंबर का प्रैक्टिकल तुम्हारा इसी बुक से रहता है। तो तुम्हें काम करना है पेपर के लिए सिर्फ 20 मार्क्स के लिए, और 20 मार्क्स की भी रफ आइडिया वेटेज देखो। इसको टेक्निकली सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। 20 मार्क्स की जब हम वेटेज देखते हैं थर्ड बुक की, अकाउंटिंग के अंदर थर्ड बुक की जब वेटेज देखते हैं तो ध्यान रखना 8 मार्क्स के, तो तुम्हारा यहाँ पे रहता है CFS। CFS का मतलब है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, 8 मार्क्स का। तो इस बुक से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है, चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर टॉपिक आता है वो है रेशियोज। रेशियोज के अंदर चक्कर क्या है, कई तरह की रेशियोज हैं तुम्हारे 12th क्लास की अकाउंट की बुक में। कई तरह की रेशियोज हैं, ये लगा लो कि 10-12 रेशियोज होंगी। 10-12 करने के बाद 2 या 3 रेशियो पूछी जाएंगी पेपर में, और वेटेज भी ज़्यादा नहीं होएगी। वेटेज भी तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर या तुम्हारी 5 नंबर, इस मार्क्स के आसपास तुम्हारी वेटेज रहेगी। मतलब 8 नंबर यहाँ से लगाओ, 4 नंबर यहाँ से लगाओ, 12 नंबर का न्यूमेरिकल तुम्हारा इस बुक से रहता है। अब बचे जो 8 नंबर है, तो ध्यान रखना 8 नंबर में तुम्हारी थ्योरी का पार्ट है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैं नहीं कराऊंगा, चैप्टर 2 में तो प्योर थ्योरी है। इस बुक के अंदर गिने चुने ही चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5। चैप्टर 5 जो है, 5 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, 8 मार्क्स। 4 के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज हैं, 3 या 4 नंबर जो भी मैंने लिखवाया है। और थर्ड चैप्टर में है तुम्हारा टूल्स। हाँ, यहाँ से भी तुम्हारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 3 से, ऐसे याद रखना। तीसरा चैप्टर 3 नंबर का, 3 नंबर का या 4 नंबर का, मतलब 5-6 नंबर की जो थ्योरी रहेगी वो तुम्हारी 1 और 2 से रहेगी। चैप्टर 2 तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और थ्योरी का चैप्टर है, मुश्किल से 2-2.5 पेजेस की थ्योरी होगी, तो उसे पढ़ लेना। 3-4 नंबर का उधर से सेक्शन पूछा जाएगा। फिलहाल आज जो मैं शुरू करूंगा बड़े क्वेश्चन से कर रहा हूं मैं शुरुआत, मतलब मैं करूंगा तुम्हारी शुरुआत चैप्टर 5 से, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम से ही पता चल गया होगा कि इस वाले चैप्टर के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, कंपनी के उन लेन देन की बात की जाती है जिनका ताल्लुक किससे होता है, कैश से। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी कैश के अकॉर्डिंग करती है, उस उन सभी बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम कैश की बात करते हैं तो कैश जनरेट होने के 2-3 तरीके होते हैं, कि कैश हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, कैश हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, कैश हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पर कि वो किससे जनरेट हो रहा है। कुल मिलाकर बस 2 ही बातें होती हैं कैश में, या तो पैसा आता है या फिर पैसा जाता है, मतलब या तो कैश का इनफ्लो होगा या फिर कैश का आउटफ्लो होगा। इनफ्लो होगा तो ऐड कर लेंगे, मतलब पैसा आया है, और आउटफ्लो होगा तो चला जाएगा। खैर अभी ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तुम्हारे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो कुछ अलग ही हैं, मतलब वो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन से, तो उनका लेना देना कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं है।
अब तुम सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो छोटे हैं, लेकिन वो कैश फ्लो से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, वो उनका लेना देना कैश फ्लो से बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन क्वेश्चंस को करना है। अगर मैंने तुम्हें डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट कराई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे पहले हम उन छोटे क्वेश्चंस को करेंगे, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनमें। उसके बाद फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले कुछ छोटे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। को शुरू के 3 क्वेश्चंस तो रहने देना, वो तो शुरू के 3 क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं। हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। पहले मैं तुम्हें हेडिंग बता देता हूँ। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट, और वो भी टैक्स से पहले। बिफोर टैक्स का मतलब होता है तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो भी बिफोर टैक्स। अच्छा, मुझे एक जवाब देना जब मैं पूछता हूँ, बहुत आसान चीज़ है। मेरे पास 10,000 रुपये हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये मुझे 2,000 रुपये देने के बाद बचे हैं। पहले मैंने तुम्हें 2,000 दे दिए, उसके बाद मेरे पास कितने बचे हैं? 10,000। पहले मैंने तुम्हें कितने रुपए पेड कर दिए हैं? 2,000। और अब मेरे पास कितने बचे हैं? 10,000। ठीक है, तो मुझे बताओ पेड करने से पहले कितने थे मेरे पास? तुम्हें 2,000 देने से पहले मेरे पास कितने रुपए रहे होंगे? तुम्हें मालूम हो गया होगा कि 2,000 रुपये देने से पहले मेरे पास कितने रुपए रहे होंगे? 12,000 ना। भाई मेरे पास 12,000 पहले थे, मैंने तुम्हें 2,000 दे दिए, अब मेरे पास कितने बच गए? 10,000 बच गए। तो याद रखना, जब भी हम बिफोर वाला निकालते हैं कि पहले कितना रहा होगा, जब भी हमें ये ध्यान रखना है कि कोई चीज पहले कितनी रही होगी, तो पहले वाली चीज निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस। अभी अभी मैंने बोला था कि मैंने तुम्हें 2,000 दे दिए और ये 2,000 देने के बाद मेरे पास 10,000 थे, तो तुमने फटाफट से वो 2,000 इसमें जोड़ दिए थे ना, तभी तो कैलकुलेट करके क्या आया था? 12,000। मतलब जब भी तुम्हें कोई चीज बिफोर में निकालनी है तो तुम्हें क्या करना है? प्लस। इसे ऊपर लिख लेना टॉप पर। इस चैप्टर के अंदर ये चीज बहुत काम आएगी। जब भी कोई चीज तुम्हें निकालनी है बिफोर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्लस। और जब भी कोई चीज तुम्हें निकालनी है आफ्टर, तो आफ्टर तुम्हें करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बता देगा कि हमें बिफोर कैलकुलेट करना है या आफ्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इस हेडिंग का अब तुम मतलब समझ गए होंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा इस साल का नेट प्रॉफिट था 40,000। इस साल का नेट प्रॉफिट कितना था? 40,000। तो देखो नेट प्रॉफिट 40,000 है। क्वेश्चन हमें बताएगा नहीं कि ये टैक्स देने के बाद है या टैक्स देने से पहले है, तुम्हें खुद ही मान लेना है कि ये टैक्स देने के बाद है। मुझे बताओ, अगर मैंने 5,000 टैक्स दे दिया होगा, इस साल मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे दिया है? 5,000। तो 5,000 का टैक्स देने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 40,000। इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट पहले कितना था? 5,000 पेड करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 40,000। 5,000 पेड करने के बाद। और 5,000 पेड करने से पहले कितना होगा फिर? ये इतना रहा होगा ना, 45,000। मतलब तुम अगर बिफोर की बात कर रहे हो तो तुमने ये 5,000 उसके अंदर ऐड कर दिए हैं, 45,000 इसको बना दिया है। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दूं, मान लो तुम्हारा इस साल का प्रॉफिट है 30,000, और ये 30,000 का प्रॉफिट तुम्हारा तब आया है जब तुमने 2,000 रुपये पेड कर दिए। 2,000 रुपये पेड करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट रह गया है 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि पेड करने से पहले तुम्हारा प्रॉफिट कितना था? तो तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें निकालना है बिफोर। तो बिफोर के लिए 2,000 में उसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब तुम्हारे पास पेड करने से पहले कितने रुपए रहे होंगे? 32,000। तो जब भी तुम्हें कुछ बिफोर निकालना है तो तुम्हें प्लस कर देना है, और जब भी तुम्हें कोई आफ्टर निकालना है तो तुम्हें माइनस कर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्योंकि शुरू के 3 क्वेश्चंस तुम्हारे थ्योरी के हैं, और थ्योरी इस चैप्टर से बहुत ही कम रहती है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एमएच लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2015। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसमें दो कॉलम बने हुए हैं। एक तो 31 मार्च 2016 का है और एक 31 मार्च 2015 का है। तो देखो इस टेबल के अंदर तीन आइटम लिखी हुई है अंदर। एक तो लिखा हुआ है सरप्लस, सरप्लस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ध्यान रखना, अब जब भी क्वेश्चन तुम्हें नेट प्रॉफिट देगा तो वो डायरेक्ट लिख कर नहीं देगा कि नेट प्रॉफिट इतना है। कभी भी कुछ भी मिलेगा क्वेश्चन के अंदर तो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस साल का नेट प्रॉफिट इतना है, तुम्हें इसी फॉर्म में मिलेगा जो ये दे रखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दिया गया होगा ये हमारा नेट प्रॉफिट ही होगा। हाँ, अगला देखो प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो ध्यान रखना डिविडेंड जो होता है वो एक तरीके का इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, डिविडेंड तुम्हें मालूम है अक्सर हम डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। यहाँ पर जो डिविडेंड आया है वो एक तरीके से किस फॉर्म का है, इंटरेस्ट। मेनली तुम इसे कह सकते हो टैक्स। यहाँ पर डिविडेंड को कैसा मानकर चलना है तुम्हें, टैक्स की तरह। और इसके बाद एक चीज और लिखी हुई है डिविडेंड पेबल। कितना डिविडेंड पेबल है इससे कोई मतलब नहीं है, 50,000 या 30,000। बस ये ध्यान रखना कि हमारा प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना है। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड से तुम्हें ध्यान रखना है डिविडेंड कितना पे करना है उसको छोड़ो। और टेबल के बाद नीचे एक लाइन और लिखी हुई है प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है और वो भी बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था वो हमें निकालना है। तो वैसे तो ये काम हम बिना टेबल के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टेबल बना लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक कॉमन सी टेबल बनानी है और टेबल का कोई नाम भी नहीं है, बिना किसी नाम के तुम इस टेबल को बना सकते हो। बस तुम्हें इसमें एक कॉलम लिखना है अमाउंट और एक कॉलम लिखना है सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स। तो नंबर 1 में तुम्हें डाल देना है कि सबसे पहले इस साल नेट प्रॉफिट था कितना। तो देखो यहाँ पर जिस फॉर्म में लिखा हुआ था तुम्हें भी उसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये चीज लिख दो। बैलेंस स्टेटमेंट PNL शॉर्ट में लिख देना। हाँ, ब्रैकेट में जरूर लिखना नेट प्रॉफिट, ये इस साल का नेट प्रॉफिट है। तो देखो दो दो साल के लगे हुए थे ना, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015। इसका मतलब ये हुआ 31 मार्च 2015 को कितना प्रॉफिट था, 5 लाख। 31 मार्च 2015 को 5 लाख का प्रॉफिट था और 31 मार्च 2016 को 10 लाख का प्रॉफिट था। मुझे बताओ इस साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख तो पिछले साल का ही चल रहा था ना। 31 मार्च 2005 का तो पहले से ही कितना था, 5 लाख। और इस साल ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो कुल मिलाकर इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ कितना, कुल 5 लाख ही तो हुआ। और वो कैसे निकाला है मैंने 10 लाख में से पिछले साल का क्या कर दिया है माइनस, तो इस साल का नेट प्रॉफिट निकल आया। भाई 5 लाख तो पिछले साल का ही चल रहा था और बढ़ते बढ़ते इस साल कितना हो गया, 10 लाख। तो कुल मिलाकर इस साल का प्रॉफिट हुआ कितना, सिर्फ 5 लाख ही तो हुआ, 10 में से 5 गए। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास शुरुआत में 10 रुपए थे, शुरुआत में कितने थे, 10 रुपए, और वो बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, 17 रुपए। तो बताओ इस साल कितने बढ़े नेट, सिर्फ 7 रुपए ही तो बढ़े, 17 थोड़ी ना माने जाएंगे। 10 तो तुम्हारे शुरू के थे ही, ठीक है, और इस साल पूरी साल कितने बढ़े, सिर्फ 7 रुपए बढ़े, तो तुम्हारे पास 17 रुपए हो गए। तो मैंने यहाँ पर भी वही काम करा है, 10 में से 5 माइनस कर दिया तो तुम्हारा अमाउंट आ गया 5 लाख। अब मैंने बताया था कि हमें बिफोर कैलकुलेट करना है, तो जो प्रोपोज डिविडेंड लिखा हुआ है उसको हम ऐड करेंगे।
जब भी कोई चीज हमें बिफोर में जानी है, बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज हमें बिफोर निकालनी है तो बिफोर निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्लस, और आफ्टर निकालने के लिए हम उस आइटम को क्या कर देंगे माइनस। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स निकालना है, इसका मतलब मुझे टैक्स ऐड करना पड़ेगा। बिफोर का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा प्लस। तो इसी के अंदर लिखना ऐड प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो ध्यान रखना जो प्रोपोज डिविडेंड होता है ना वो भी 2-2 साल का लिखा हुआ है। प्रोपोज डिविडेंड भी देखो कितने साल का लिखा हुआ है, 4 लाख और 350। लेकिन इसमें तुम्हें माइनस नहीं करना होता है, इसमें तो तुम्हें करंट ईयर का लेना है। जो करंट ईयर इस साल चल रहा है हम उसी का प्रोपोज्ड डिविडेंड लेंगे। ध्यान रखना प्रोपोज्ड डिविडेंड को हमेशा हम किस साल का ले लेते हैं, करंट ईयर का। तो देखो इस साल का प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना है, 4 लाख, क्योंकि करंट ईयर का मतलब है 2016, ठीक है, और वो कितना है 4 लाख। तो 4 लाख और जुड़ जाएगा। और देखते हैं क्या कुछ और है तो नहीं। तो देखो तीसरा वर्ड लिखा होता है डिविडेंड पेबल। तो ये हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रपोज डिविडेंड है कितना, हमें पेड कितना करना है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ टोटल कर दो, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो प्रॉफिट आएगा वो बिफोर टैक्स है। तो 5 और 4 9, 9 लाख का मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, और वो भी कैसा प्रॉफिट आया है, बिफोर टैक्स। तो लिख देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले का प्रॉफिट ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी पहले पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका भी कोई काम नहीं है, मैं सीधा नीचे पढ़ रहा हूँ। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एन इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड। देखो 40,000 रुपये का डिविडेंड हमने किस पर पेड करा है, इक्विटी शेयर पर। 40,000 का डिविडेंड हमने किस पर पेड कर दिया है, इक्विटी शेयर पर। शो द नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। अभी भी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है और वो भी बिफोर टैक्स निकालना है। तो फिर से वही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी उसी टाइप की टेबल बना लो। यहाँ पर आता है सीरियल नंबर, यहाँ पर आता है पर्टिकुलर्स, और इसमें रहता है अमाउंट। और सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट। इस साल का क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट। तो नंबर 1 में लिखना नेट प्रॉफिट। हाँ नेट प्रॉफिट निकालना आसान है। देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है। देखो फर्स्ट लाइन में तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसका कोई काम नहीं है, टेबल के अंदर देखो। सेकंड पॉइंट में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसका भी कोई काम नहीं है। सरप्लस दैट इज बैलेंस शीट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका काम है। देखो इस साल कितना था बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, 7,20,000, और 4 लाख पहले का था। मुझे बताओ 7,20,000 इस साल था और 4 लाख पहले का चल रहा था, इसका मतलब नेट प्रॉफिट हुआ कितने का, सिर्फ 320 का ही तो हुआ। 720 का इस साल चल रहा था और 4 लाख का तो पहले साल का ही था। जब तुमने शुरुआत करी इस साल तो 4 लाख तो पिछले साल का ही था, और ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 7,20,000 हो गया। तो कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट हुआ कितना, 320 ही तो हुआ। तो देखो सिंपली करा क्या है हमने, 7,20,000 में से हमने क्या माइनस कर दिया है, 4 लाख। मतलब इस साल के प्रॉफिट में से पिछले साल का प्रॉफिट माइनस करके क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट। और ये हमारा आ कितना रहा है, 3,20,000। अब देखते हैं डिविडेंड वगैरह। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ये कोई डिविडेंड नहीं होता। हाँ ध्यान रखना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको भी देखते हैं, अभी बताऊंगा इसके बारे में। थर्ड पॉइंट पहले ही जा चुका है। चौथे पॉइंट में देखो प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो लिखो मैंने बताया था बिफोर कैलकुलेट करने के लिए प्रोपोज्ड डिविडेंड को क्या करेंगे, ऐड।
तो प्रोपोज्ड डिविडेंड, और हमेशा वो ही लेते हैं जो करंट ईयर का होता है, तो ब्रैकेट में लिख भी देना इस बात को कि हम वही वाला डिविडेंड लेने वाले हैं जो करंट ईयर का है। और है कितना करंट ईयर का डिविडेंड? 1,60,000। कितना है? 1,60,000। देखो उसी के नीचे लिखा हुआ है अनपेड डिविडेंड। ये डिविडेंड वो है जो हमने पेड नहीं करा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में आया था डिविडेंड पेबल कि इतना डिविडेंड पे करना है, और नीचे वाले क्वेश्चन में आया अनपेड डिविडेंड कि इतना डिविडेंड अभी तक हमने पेड नहीं करा है। तो इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा डिविडेंड है कितना। इस साल का 1,60,000 था, वो मैंने लिख दिया है। अब ध्यान रखना, जब प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखाया भी मैंने, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड था, ठीक है। और नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एन इंटरिम डिविडेंड 40,000 इन इक्विटी शेयर वॉज पेड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिविडेंड, जो ऊपर डिविडेंड बताया गया उसके अलावा एक तरीके से एडिशनल डिविडेंड। कंपनी ने क्या करा, एडिशनल डिविडेंड भी पे करा लोगों को। तो बताओ एडिशनल भी तो जोड़ेंगे वापस लाकर, जो बेमतलब में लोगों को एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया वो भी तो नेट प्रॉफिट का ही हिस्सा है, तो उसे भी जोड़ो लाके। तो ये लिख देना ऐड, उसी नाम से लिखना है ऐड इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल डिविडेंड। तो ये डिविडेंड कितना था? 40,000। तो इस वाले पार्ट को भी जोड़ेंगे। तो देखो प्रोपोज डिविडेंड आ गया, इंट्रीम डिविडेंड आ गया, अभी भी इसके अंदर एक डिविडेंड बाकी है। अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डिविडेंड डालना है। ध्यान रखना जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर पर भी देंगे। अगर क्वेश्चन हमें कहता है ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड दिया गया, तुम देख सकते हो इस टेबल के अंदर जो प्रोपोज डिविडेंड लिखा हुआ था उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। टेबल में तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, जो प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है ना इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब है कि ये डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल पर दिया गया है, ठीक है। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल पर दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भी दिया जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में बताया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बताया नहीं है तो देंगे नहीं, उसे भी हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं कितना और कहां से बनेगा। अब जरा सेकंड लाइन में देखो, इसी क्वेश्चन में टेबल में ये लिखा हुआ था ना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर कितना डिविडेंड देने वाले थे हम? 10%। तो मुझे बताओ 6 लाख का 10%, 6 लाख है ना इस साल का करंट ईयर का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी? 6 लाख है। और 6 लाख का 10% डिविडेंड कितना बनेगा? 60,000। तो इसको भी हम क्या करेंगे? ऐड। तो देखो कैसे लिखेंगे, तुम्हें लिखना है इसमें भी तुम्हें डिविडेंड ही लिखना है, लेकिन फर्क कितना है साइड में करके दिखा देना। 6% ऑफ 6 लाख, मतलब 6 लाख का हमने कितना निकाला है? 6%, सॉरी 10%। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना 10%, प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट लगी हुई है वही है 10%। तो 6 लाख का 10% मतलब 60,000। हाँ अब हमने सारे डिविडेंड ऐड कर दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया 3 जीरो तो ऐसे ही आ गई, 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 4 और 1 5, तो 5,80,000 आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5,80,000 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, जब भी वो बोलेगा बिफोर तो हम हर तरह का डिविडेंड क्या कर देंगे? ऐड। जब भी वो बोलेगा आफ्टर, ध्यान रखना जब वो बोलेगा आफ्टर, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आफ्टर का भी आ सकता है, आफ्टर में हम इन्हीं चीजों को क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। फिलहाल उसने बिफोर का बोला है, वैसे क्वेश्चन हमें ज्यादातर किसका बोलता है? बिफोर का ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5, calculate net profit before tax and extraordinary items of the Premier Sales Limited from its balance sheet as at 31st March 2016 and 31st March 2015, ठीक है।
तो फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट, और वो भी बिफोर टैक्स। हमें कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहले देखते हैं इस साल का नेट प्रॉफिट दे कितना रखा है। तो देखो इतनी बड़ी बैलेंस शीट में फटाफट से ऊपर रफली देखते चले जाओ, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब वगैरह नहीं। देखो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, देखो फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर उसके बाद है शेयर होल्डर फंड। ऊपर जो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट हेडिंग देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके अंदर लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर बी पॉइंट पर लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो सरप्लस के अंदर लिखा हुआ वो मिलेगा तुम्हें बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर वाली जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके अंदर देखो दूसरे नंबर में बी पॉइंट के अंदर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो नेट प्रॉफिट दे कितना रखा है, इस साल था 2 लाख और पिछले साल था 1,45। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या करूंगा, माइनस पिछले साल का इस साल वाले में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो लिखो नेट प्रॉफिट, और इस साल का नेट प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। तो तुम्हें क्या करना है, पिछले साल में से इस साल वाले को वो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2 लाख में से 1,45 गया, 2 लाख में से 1,45,000 माइनस कर दिया, तो ये तुम्हारा बचेगा 55,000। 55,000 का इस साल का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं कौन कौन से डिविडेंड पेड करने थे, ऊपर से ही देखते आओ, कभी कभी ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट में ध्यान से सर्च करो कहीं पे डिविडेंड लिखा हुआ है। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर तो कहीं पर भी डिविडेंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा नीचे अलग से दे रखा है नोट्स टू अकाउंट्स, इसी क्वेश्चन के अंदर नीचे एक टेबल और दे रखी है नोट्स टू अकाउंट्स। तो देखो उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसको तो बाद में देखेंगे, जो टैक्स के लिए प्रोविजन है उस वाली टर्म को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले ही देख लेते हैं कि प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना है। तो देखो प्रोपोज्ड डिविडेंड इस साल का कितना है, 50,000, और मैंने बताया था ऐड करेंगे। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड हमारा था, ब्रैकेट में लिख भी दिया करो करंट ईयर, ये बात लिखनी जरूरी है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख देना करंट ईयर। तो इस साल का हमारा जो प्रपोज्ड डिविडेंड था वो कितना बताया गया था, 50,000। इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड है 50,000। ठीक है, और टेबल के बाद जरा बाहर देखो, नीचे लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इतना एक्स्ट्रा डिविडेंड हमें और पेड करना पड़ा, तो इसको भी ऐड करो। जितना भी एक्स्ट्रा डिविडेंड अगर हमने पेड करा है उस डिविडेंड को भी वापस ऐड कर दो। तो कितना एक्स्ट्रा पेड करना पड़ गया है वो भी ऐड करो, और यही लिखना ऐड इंटरिम डिविडेंड। और ये कितना दिया है क्वेश्चन में नीचे, ये दे रखा है 10,000। क्या कितना दे रखा है ये हमें, तुम्हारा 10,000। ठीक है, अब देखो जो नीचे नोट्स टू अकाउंट था, मैंने उसमें कहा था प्रोविजन फॉर टैक्स को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ध्यान रखना किसी भी तरह का जो प्रोविजन होता है, चाहे क्वेश्चन हमें बोले प्रोविजन, चाहे वो बोले जनरल रिजर्व, तो प्रोविजन वगैरह भी ले लिया करो। बस फर्क इतना है, जब क्वेश्चन बोलेगा प्रोविजन, तो प्रोविजन भी हम कौन से साल का लेते हैं, करंट ईयर का। जब भी क्वेश्चन हमें बोलेगा ना प्रोविजन टेबल के अंदर, तो प्रोविजन भी हम इसी की तरह लेते हैं जैसे डिविडेंड लिए करंट ईयर के। लेकिन अगर रिजर्व आ जाएगा जनरल रिजर्व, तो वो करंट ईयर का नहीं लेते, करंट ईयर का नहीं लेते, जनरल रिजर्व जब आएगा तब बता दूंगा। फिलहाल प्रोविजन आ गया है तो इसको ऐसे ही ले लो। बताओ करंट ईयर का प्रोविजन कितना था, 50,000 ना, और पिछले साल का कितना था, 30। खैर पिछले साल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस साल वाले से मतलब है, 50,000 दे रखा है तो इसको भी ले लो। एड प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब टैक्स से रिलेटेड कोई सी भी चीज होती है, टैक्स से रिलेटेड या प्रॉफिट से रिलेटेड कोई सी भी चीज होती है तो वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस पर। और कितना है इस साल का,
प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ 50,000। तो तीनों को ऐड कर दो, चारों को, 0,0,0,5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 5 16, 1,65,000। तो आंसर चेक करते हैं। तो देखो हमारा नेट प्रॉफिट जो आ रहा है बिफोर टैक्स वो 1,65,000 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो रीड आउट करते हैं फटाफट से इसको भी। ठीक है, और वही टॉपिक चल रहा है। तो देखो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो भी टैक्स से पहले। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ AB ट्रेडर्स एज 31 मार्च 2016-2015। तो देखो बैलेंस शीट में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन हमें ढूंढना है नेट प्रॉफिट। देखो वैसे तो ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर देखो नंबर 1 हेडिंग डाला हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर फंड, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड है। और शेयर होल्डर फंड में बी पॉइंट देखो, ये दे रखा है ना रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमें बता रखा है, लेकिन ध्यान रखना रिजर्व एंड सरप्लस जब भी सरप्लस लिखा हुआ होता है तो हम इसे ले लेते हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अलग से दिया है तो इसे नहीं लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में अलग से दे रखा है नीचे, पीछे बुक टर्न करके देखो, इसमें जो है नेट प्रॉफिट नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है। हाँ जरा नोट्स टू अकाउंट्स को लेकर आओ, पेज को टर्न कर लो। नोट्स टू अकाउंट में देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस वाले कॉलम में देखो बी पॉइंट में पेज को टर्न करने के बाद नोट्स टू अकाउंट है और फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस बोल्ड लेटर्स में, और बी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है सरप्लस मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही हमारा है नेट प्रॉफिट। तो देखो इस साल का है 2,80,000 और पिछले साल का कितना था 1,70,000। तुम्हें मालूम है नेट प्रॉफिट के लिए मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा माइनस, नेट प्रॉफिट के लिए मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो देखो नेट प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूं, मैं 2,80,000 में से कितने माइनस करूंगा 1,70,000। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी हमें नेट प्रॉफिट लेना होता है तो इस साल वाले में से पिछले साल का हम क्या कर देंगे माइनस, इस साल वाले में से पिछले साल वाले प्रॉफिट को क्या कर देंगे हर बार हम माइनस। तो बताओ कितना रह जाएगा, 2,80,000 में से 1,70,000 गया तो ये बचेगा तुम्हारा 1,10,000। अब देखते हैं डिविडेंड वगैरह है या नहीं। तो अभी जरा नोट्स टू अकाउंट में ही देखो, उसी के नीचे देखो बैलेंस के बाद प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है। तो देखो प्रोपोज्ड डिविडेंड इस साल का कितना था 1,00,000। प्रोपोज्ड डिविडेंड इस साल का मतलब करंट ईयर का कितना दे रखा है 1,00,000। तो ऐड कर दो। अब तो तुम्हें ये बात याद हो गई होगी कि प्रोपोज्ड डिविडेंड को हम हमेशा क्या करते हैं ऐड, जब भी क्वेश्चन हमसे क्या बोलेगा बिफोर वाला वर्ड, बिफोर वाले में हम डिविडेंड को क्या कर देंगे ऐड। तो ब्रैकेट में लिख जरूर देना करंट ईयर, कौन से साल का मैं डिविडेंड उठा रहा हूं करंट ईयर का, और करंट ईयर का डिविडेंड कितना था 1,00,000। तो 1,00,000 ले लो, ये ले लिया हमने 1,00,000। ठीक है, अब बी पॉइंट देखो, इसी के बी पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। तुम्हें मालूम है ये भी लेते हैं, मतलब टैक्स से जुड़ी हुई कोई सी भी चीज हमें लेनी ही पड़ेगी, तो इसको भी ले लो। फिर से लिखो ऐड, और ऐड में इस बार लिखना प्रोविजन, पूरा लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ ब्रैकेट में इसमें भी तुम्हें लिखना पड़ेगा करंट ईयर, क्योंकि इस साल का तुम लेने वाले हो और इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 80,000, इसे ले लो, ये आ गया तुम्हारा 80,000। ठीक है,
ध्यान रखना अभी तक तो जनरल रिजर्व नहीं आ रहा था, अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन करे हैं, उन क्वेश्चंस में एक भी बार जनरल रिजर्व नहीं आया है ना, एक भी बार जनरल रिजर्व नहीं आया है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अब जो चल रहा है जरा देखो, ये जो हम नोट्स टू अकाउंट देख रहे थे, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट के ए पॉइंट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, फर्स्ट पॉइंट के ए पॉइंट में ये लिखा हुआ है ना जनरल रिजर्व। तुम्हें किस में देखना है, नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स टेबल में देखो, फर्स्ट पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के ए पॉइंट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। तो ये तुम्हें लेना पड़ेगा, इन चीजों को याद रखना है और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इस चीज की कि कौन सी चीज लेनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए। एक दो चीजें तो तुम्हें याद हो गई होंगी, डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्रोविजन हो गया, ठीक है। बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखना अब आ गया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी ऐड करते हैं जब भी आए। पता है जनरल रिजर्व क्यों ऐड कर रहे हैं, जनरल रिजर्व भी हमारा प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। इस साल जितना नेट प्रॉफिट हुआ होगा उसी में से तो क्या बनाया गया होगा, जनरल रिजर्व। तो इस जनरल रिजर्व को किस में ले जाकर जोड़ेंगे, वापस नेट प्रॉफिट में। जो जनरल रिजर्व होता है ये तुम्हें याद होना चाहिए, 11th क्लास की बातें। जनरल रिजर्व भी हमारा किससे लिया जाता है, प्रॉफिट से, ठीक है। तो इस साल के प्रॉफिट में जुड़ेगा ये। हाँ ध्यान रखना, देखो जनरल रिजर्व भी दो दे रखे हैं, इस साल का है 1,20,000 और पिछले साल का है 80,000। इसे हम ऐसे नहीं ले लेंगे करंट ईयर का, ये करंट ईयर का नहीं लिया जाता, इसको तो हम सब्ट्रैक्ट करके ही लेंगे। अब देखो जनरल रिजर्व इस साल का तो है 1,20,000 और 80 का पहले का चल रहा था, 80,000 का जनरल रिजर्व तो पिछले साल का था और 1,20,000 इस साल का रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस साल का कितना हुआ, सिर्फ 40 का ही तो हुआ भाई, 80,000 का तो पहले से ही था, 80,000 का तो पहले से ही था, 1,20,000 इस साल हो गया। तो कुल मिलाकर सिर्फ कितने का बढ़ा, 40 का ही तो बढ़ा। तो लिखो ऐड, इसे भी हम ऐड करते हैं क्योंकि ये भी किसका हिस्सा होता है, प्रॉफिट का। तो जनरल रिजर्व को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है GR, तुम लोग पूरा लिखना। हाँ तुम्हें मालूम है 1,20,000 इस साल के 1,20,000 में से पिछले साल के 80,000 माइनस करके निकालो तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा सिर्फ 40,000। हाँ इन तीनों को ऐड करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो देखते हैं कितना मिल रहा है, 0,0,0,0। तो 8 और 1 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 33, 3,30,000 आना चाहिए इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 3,30,000 ही है। तो देखो इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन रह गया है, इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।